घीसा रोकेगा तो उसके भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वे ही तो घीसा के को अकेला बेकार घूमता देखकर गुरु साहब को भेज देते हैं। आदि आदि उसके तर्कों का स्मरण कर आज भी मन भर आता है। परंतु उस दिन मुझे आपत्ति से बचाने के लिए उसने बुखार से जलते हुए सशक्त शरीर को घसीट लाने वाले घीसा को जब उसकी टूटी खटिया पर लिटाकर मैं लौटी, तब मेरे में मन में कौतूहल की मात्रा ही अधिक थी। इस पैराग्राफ में जो है महादेवी वर्मा जी जो है वो क्या बता रही हैं, ये वाला पैराग्राफ हमारा चल रहा है। ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी को बता रही है, ईसा उनके पैर को पकड़कर जिद करने लगता है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब महादेवी वर्मा जी जो है उसे समझाने के लिए कहती हैं कि ऐसे नहीं करो बेटा, मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से बच्चे आए रहते हैं जो साल भर अपने माता पिता से नहीं मिले रहते हैं। ये सुनते ही घीसा क्या करता है, महादेव वर्मा जी के पैरों को छोड़ देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वैसे तो घीसा के तर्क से किसी को भी घीसा जब तर्क देता था तो उसके सामने किसी का भी जीत पाना संभव नहीं था, लेकिन उस समय वह चुप हो गया। उनके उसके सारे तर्क वितर्क जो थे वह काम नहीं किए। अब उस पर महादेवी वर्मा जी जो हैं वह कहती हैं कि इसके बावजूद भी मुझे आज भी वह दिन स्मरण है। वह ये सारे दिनों को स्मरण करते हुए इस चैप्टर को लिखती हैं महादेवी वर्मा जी। तो वह कहती हैं कि मुझे ये आज भी वह दिन स्मरण है जब घीसा जो है बुखार से लथपथ होते हुए भी अपने शरीर को घसीट घसीट कर चलाकर लेकर आया था। और फिर इसके पश्चात जब महादेवी वर्मा जी जो हैं वह उसे टूटी हुई खटिया पर लेटाकर जब लौट रही थी, जब लौट गई, तो वह उनके मन में कौतूहल, बेचैनी, बहुत ज्यादा बेचैनी की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसके उपरांत घीसा अच्छा हो गया और सूखी पत्तियों को बांधकर के समान घूमने वाली गर्मी की हवा से उसका बोझ संग्राम करने लगा। झाड़ते झाड़ते वह पाठशाला होकर पूरे पीले और कुछ हरे पत्तों की चार में छिपकर तथा कंकाल से तापों में उलझते सूखे पत्तों को पुकारते वायु के सरसर से मुखरित होकर उस शांत बालक को चिढ़ाने लगी। तब मैंने तीसरे पहर से संध्या समय तक वहां रहने का निश्चय किया, परंतु पता चला घिसा इसकी साथी आंखों को मरता और पुस्तक से बार बार फूल झाड़ता हुआ दिन भर नीचे बैठा रहता, मानो वह किसी प्राचीन युग को तपोरति अनागरिक ब्रह्मचारी हो जिसके तपस्या के लिए ही गुरु के झोंक आते हैं। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जो है वह लिखती हैं कि घीसा जो है उसे बुखार हुआ था तो वह ठीक हो गया है, लेकिन धूल, सूखी पत्तियां, यह जो है बहुत ही तेज उत्तर प्रदेश साइड में जब गर्मियों के दिनों में जब हवा चलती है, बहुत तेज जब हवा चलती है तो उसे लू कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि गर्मियों के समय में जब वहां पर हवा चलती थी तो धूल और सूखी पत्तियां इस तरह से छोड़ते हुए चलती थी मानो किसी के शरीर को जला देती। लेकिन उन जलते हुए हवाओं को चीरते फाड़ते हुए घीसा जो है अपने कॉपी पुस्तक को लेकर क्या करता है, वह किसी पाठशाला में जाकर रोज बैठ जाता था और निहारते रहता था कि कब हमारी गुरु आएंगी और हमें पढ़ाएंगी। तो हमेशा एक तपस्वी की भांति महादेवी वर्मा जी का ध्यान करता रहता था और उन्हें देखता रहता था। अनुभव किसी चीज को हमेशा खोज रहा है। क्लियर है? क्लियर है बेटा?
यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? इस प्रकार चलते चलते समय ने जब दाएं छूने के लिए दौड़ते हुए बालक के समान पड़कर उस दिन पर उंगली धरती जब मुझे उन लोगों को छोड़ देना था, तब तो मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो था। कुछ बालक उदास थे और कुछ खेलने की छुट्टी से प्रसन्न, कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिप्पियां रखकर गिने जाए, कोयले की लकीरें खींचकर कुछ के सामने बरसात में जूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रस्ताव, कुछ कागजों पर चूहे के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे। ऐसे महत्वपूर्ण कोलाहल में हिस्सा न जाने कैसे अपना रहना अनावश्यक समझ लेता था। अतः सदा के समान आज भी मैं उसे न खोज पाई। जब मैं कुछ चिंतित सी वहां से चली, तब मन भारी भारी हो रहा था, आंखों में कोहरा सा गिर आता था। वास्तव में उन दिनों डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़े होने का संदेह हो रहा था। ऑपरेशन की संभावना थी। कब लौटूंगी या नहीं लौटूंगी, यही सोचते सोचते मैंने फिर कर चारों ओर जो आद्र दृष्टि डाली, वह कुछ समय तक तो उन परिचित स्थानों से भेंट कर वही उलझ रही थी। इस पैराग्राफ के माध्यम से महादेवी वर्मा जी जो है वह बता रही है कि जो जिन बालकों को पढ़ाने जाती थी, उन बालकों को पढ़ाकर लौटने का समय उनका हो गया था। जब बरसात का समय आ गया था और गर्मियों की छुट्टियां बीत चुकी थी, वह अब आने में सक्षम नहीं थी। तो जो बच्चे थे उनको छुट्टियां मिल गई, जिनको पढ़ाने जाया करती थी। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और कुछ बच्चों को छुट्टियों की प्रसन्नता न होकर उदासी थी। कुछ बालक उदास थे, कुछ को छुट्टियों में खेलने के लिए जैसे कि चूने की टिप्पियां गिनने का उत्साह था, और कुछ को जैसे कि हम लोग रोड में या फिर किसी खाली जमीन में चौक से बनाकर या फिर किसी प्लेस में चूने के पत्थर या किसी अन्य चीजों से लाइन खींच के हम लोग जो गेम खेलते हैं पैर से, पिट्ठूल वगैरह जिसको बोला जाता है, उन सारे गेम को खेलने के लिए बच्चे बहुत आतुर थे। वहां पे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको उनकी पुस्तक को चूहे के काट लेने का बहुत ज्यादा भय था, और कुछ बच्चों को उनके घर जो थे वो बरसात के दिनों में चूते थे, मतलब पानी टपकते रहता था, तो पानी के टपकने के कारण किताबें गीली ना हो जाए इसका भय था। लेकिन इन सबके कोलाहल के बीच में जो घीसा था वह अपने आप को अनावश्यक समझ रहा था कि मैं इन सभी के बीच में अनावश्यक हूँ, क्योंकि घीसा के साथ कोई भी खेलता उठता बैठता नहीं था। इसीलिए आंखों में बहुत सारा महादेवी वर्मा जी का मन जो था वो बहुत ही भारी भारी था। उनके आंखों में कोहरा सा छाया हुआ था। वास्तव में जब वह डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने संदेश दिया कि आपके शरीर में फोड़ा है, जिसकी ऑपरेशन की भी संभावना हो रही थी। अब ऑपरेशन की तो संभावना थी, लेकिन उनके मन में यह सवाल चल रहा था कि वह कब लौटेंगी और कब नहीं लौटेंगी। फिर सोचते सोचते चारों ओर अपनी दृष्टि वह दौड़ा रही थी, तो उन्हें वही परिचित स्थान उनके मन को छूकर चले जाना था। कौन सा? जहाँ पे घिसा और घिसा के सारे मित्र आकर बैठकर पढ़ा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, पृथ्वी के उच्छ्वास के समान उठते हुए धुंधलेपन में वे कच्चे घर आकर मगन हो गए थे। केवल फूस के मटमैले और हरफैले की कत्थई और काले छप्पर वर्षा में
बड़ी गंगा के मिट्टी जैसे उन्हें पुरानी नावों के समान जान पड़ते थे। कछार की बालू में दूर तक फैले तरबूज और खरबूज के खेत अपने सिर की ओर पूछते टटियां और रखवाली के लिए बनी पर्णकुटियों के कारण जल में बसे किसी आदिम द्वीप का स्मरण दिलाते थे। उनमें एक दो दिए जल चुके थे। तब मैंने दूर पर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ता देखा। वह घीसा होगा, यह मैंने दूर से ही जान लिया। आज गुरु साहब को उसे विदा देना है, यह उसका नन्हा हृदय अपनी पूरी संवेदना शक्ति से जान रहा था। इसमें संदेह नहीं था, परंतु उस उपेक्षित बालक के मन में मेरे लिए कितनी सरल ममता और मेरे विक्षोभ की कितनी गहरी व्यथा हो सकती है, यह जानना मेरे लिए शेष था। इस पैराग्राफ के माध्यम से महादेवी वर्मा जी जो है वह बता रही हैं कि वह जो गांव था, जिस गांव में महादेवी वर्मा जी जो है पढ़ाने जाया करती थी, वह गांव कहाँ था? प्रयाग, मतलब गंगा नदी के किनारे में था। तो वहाँ पे बहुत सारे मटमैले खरपैले मतलब खपरेले मतलब कपड़े से बना हुआ घर, और मिट्टी और कपड़े से बना हुआ घर, जिसके छप्पर मतलब छत। इसमें वर्षा जब हो रही थी तो गंगा जी जो है, बरसात जब होगी तो मिट्टी का जो घर है वो क्या होगा? अगर पुराना घर रहेगा तो ढह जाएगा। और गंगा माता जो है वो किस प्रकार से प्रतीत हो रही है? जलमग्न, जल में मिट्टी जैसा अनुभव हो रहा है। अब जहाँ पे भी गंगा, यमुना, सरस्वती या कोई भी नदी है, उस नदी के किनारे पर तरबूज और तरबूज की खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी जो लिख रही है कि खरबूज और तरबूज के खेत गंगा नदी के किनारे टाटियों में बंधे हुए हैं, जिसकी रखवाली पर्णकुटी बनाकर, वहाँ पे पर्णकुटी छोटी छोटी कुटिया बनाई जाती है, तो उसे पर्णकुटी कहा जाता है। पर्णकुटियां बनाकर क्या करते हैं? किसी आदिम द्वीप का, मतलब आदिम जमाने में जो द्वीप रहता था छोटा छोटा, आपके आज के समय में भी आप पढ़ते होंगे कि यहाँ पे ये द्वीप पाया गया, वहाँ पे वो द्वीप पाया गया। जैसे द्वीप दिखाई देता है ना, पूरे चारों तरफ से पानी पानी भरा हो और उसमें छोटा सा एक जगह हो, खाली स्थान, मिट्टी सा, तो वैसा ही दीप कहलाता है। तो पर्णकुटी, वहां पे वो दीप के समान पर्णकुटी दिखाई देता था, स्मरण कराता था, और वहां पे कुछ एक आध दो दिए जलते रहते थे। अब उनको कुछ समय के पश्चात महादेवी वर्मा जी को एक काला धब्बा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें यह समझ आ गया कि वह कोई और नहीं, घीसा है, क्योंकि आज गुरु साहब को विदा करने का दिन है और घिसा गुरु साहब को विदा किए बिना नहीं रह सकता। घिसा का नन्हा हृदय पूरी संवेदना मतलब भाव, अपने अंदर के हृदय के मन के भाव को संवेदना शक्ति से वह जान रहा था कि आज गुरु साहब को विदा करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उस उपेक्षित बालक मतलब जिसे समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो। समाज यहाँ पे कौन है? गांव वाले, जो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उपेक्षित बालक के मन में उनके लिए बहुत ही सरल भावना, जो कि ममता की भावना है, वह उनके मन में छोड़ की, मतलब उसे छोड़ के जाने की भावना उनके मन में बहुत ही गहरी है, यह जानना उनके लिए अभी शेष था। ईसा के मन में को छोड़ जाने की भावना जो है वह बहुत ही गहरी थी, कि छोड़ मतलब छोड़ के जाना, दूर हो जाना। ठीक है, यह जानना उनके लिए भी शेष था। क्लियर है ये पैराग्राफ? किसी को कोई डाउट है? नो
लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद कल मैं आप लोगों को नोट सेंड करूंगी चैप्टर का। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे वर्मा जी क्या लिख रही हैं, निकट आने पर देखा है कि उस धूमिल गोधूली में बादामी कागज पर काले चित्र के समान लगने वाले नंगे बदन घिसा एक घड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले था, जिसमें बीच के कटे भाग में से भीतर को इस लक्ष्य ललाई चारों ओर से गहरे हरेपन में कुछ खिले कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। अब जो महादेव वर्मा जी को विदा देने का समय था तो घीसा ने क्या किया, वहां पे मैंने अभी बताया कि नदी के किनारे खरबूज और तरबूज की खेती की जाती है, तो घीसा अपने दोनों हाथ में तरबूज को ले लेता है, तरबूज को उठाकर लेकर जाता है और थोड़ा सा बीच में से काट देता है, तो वह दूर से कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूल, गुलाबी रंग का कोई फूल हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, घीसा के पास ना पैसा था ना खेत, तब क्या वह इसे चुरा लाया? मन का संदेह बाहर आया ही, और तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं, जो अपनी सोने की मोहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर निश्चिंत हो जाता है। घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था, माई के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहां खेत वाले का लड़का था जिसकी उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से नजर थी। प्रायः सुना सुना कर कहता रहता था कि जिनकी भूख झूठी पत्तल में बुझ सकती है उनके लिए परोसा लगाने वाले पागल होते हैं। उसने कहा पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ, और घीसा आज तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता। इससे कुर्ता दे आया। वह गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफेद के मन हाथ में दो तरबूज देखकर महादेव वर्मा जी के मन में संदेह होता है कि घीसा के पास तो पैसे भी नहीं है, खेत भी नहीं है, तो वह क्या इसे चुरा कर लाया है? ये ऐसा संदेश महादेव वर्मा जी के मन में हुआ, लेकिन कुछ समय पश्चात वह संदेह भी दूर हो गया। घीसा जो है अपने गुरु से या अपने से बड़ों से कभी भी झूठ नहीं बोलता। वह अपने गुरु से झूठ बोलना मतलब भगवान से झूठ बोलने के समान समझता है। तो उसने बताया कि जो नया कुर्ता उन्होंने उसको दिया था, उस कुर्ते को वो जो खेत का माली का बेटा था या खेत का जो मालिक का बेटा था, उस मालिक के बेटे की नजर घीसा के उस कुर्ते पर थी, तो वह उसे ताने भी मारता था कि छोटे लोग नए नए कपड़े नहीं पहनते, ऐसा कुछ करके। तो वह क्या किया, अपने कुर्ते को, उसके पास पैसे तो थे नहीं लेकिन उसको तरबूज लेना था, और माँ उसकी जो है वह काम से लौट कर नहीं आई थी। अगर वह माँ नहीं आ पाती तो खेत नहीं जाता, और खेत नहीं जाता तो महादेव वर्मा जी को विदा नहीं कर पाता। इसलिए वह खुद अकेले ही चला गया और उस बालक ने कहा, खेत के मालिक के बेटे ने, कि पैसे नहीं है तो कुर्ते देकर तरबूज ले जाओ। तो पैसे उसने दे दिए और दो तरबूज अपने हाथों में ले लिया। अब तरबूज पके हैं या नहीं पके हैं इसको चेक करने के लिए उसने क्या किया, तरबूज को बीच से कटवा लिया। कटवाने के पश्चात तरबूज मीठे हैं या नहीं इसे चेक करने के लिए उसने क्या किया, तरबूज को खा चख कर भी देख लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, गुरु साहब ने ले तो गुरु साहब ना ले तो घिसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा, ले जाए तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। अब
वह घीसा जो है वह लेकर तो चला गया है 2 तरबूज। अगर गुरु साहब उन 2 तरबूजों को ले लेती हैं तो अगर नहीं लेती हैं तो घीसा रात भर रोएगा और पूरी छुट्टी भर भी रोएगा। अगर ले लेती हैं तो घीसा कहता है कि वह रोज नहा धोकर क्या करेगा, जो महादेव वर्मा जी ने जो भी लेसन पढ़ाया है वह उसको अच्छे से पढ़ेगा और छुट्टी के उपरांत क्या करेगा उसे लिखकर भी दिखाएगा। दीपशिखा, कुछ पूछना है? नो मैम। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में महादेव वर्मा जी जो है क्या लिख रही हैं, और तब अपने स्नेह में उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावतिरेक से ही निश्चल हो रही। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के अब तक सारे आदान प्रदान फीके पड़ जाने लगे। महादेव वर्मा जी ने उसने जो 2 तरबूज दक्षिणा स्वरूप उसे महादेव वर्मा जी को दिए थे, महादेव वर्मा जी ने उन दोनों तरबूजों को स्वीकार कर लिया और मन में ऐसा सोचने लगी कि शायद ही किसी को इस प्रकार की दक्षिणा, गुरु दक्षिणा किसी को इस तट पर मतलब गंगा नदी, प्रयाग की गंगा नदी के किनारे किसी और को मिली होगी। उस दक्षिणा के सामने उन्होंने ऐसा अपने मन में सोचा कि उस दक्षिणा के सामने संसार के सारे आदान प्रदान, मतलब उनको जितने भी वस्तुएं मिली हो या फिर जितने भी आदान प्रदान किए गए हों वह सब क्या है, व्यर्थ है। लास्ट पैराग्राफ में महादेव वर्मा जी लिखती हैं, फिर घीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं बाहर चली गई और लौटते लौटते कई महीने लग गए। इस बीच में उसका कोई समाचार न मिलना ही संभव था। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया। आज वह कहानी दोहराने की मुझमें शक्ति नहीं, पर संभव है आज के कल के कुछ दिनों के मास और मास के वर्ष बन जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बता सकूंगी। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों से उसकी छाया ढूंढती रहूं। अब लास्ट पैराग्राफ में महादेव वर्मा जी जो है वह लिखती हैं कि उसके थोड़े बहुत जो सुख सुविधा की व्यवस्था करके वह वहां से चली जाती है। जब छुट्टी का समय आता है और जब वहां से वो चली जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें घीसा का कोई भी समाचार मिल पाना संभव नहीं होगा। जब उन्हें किसी भी प्रकार का समाचार नहीं मिल पाया और जब उनकी छुट्टी का समय आया और वह घीसा से मिलने के लिए जाने को सोची, तो जब वह घीसा से मिलने गई तो पता चला कि घीसा को सदा के लिए ही भगवान जी ने अपने पास बुला लिया है, मतलब वह अपने प्राण त्याग कर चुका है। आज उस कहानी को दोहराने की शक्ति महादेव वर्मा जी में नहीं है। आज के कल के कुछ दिन बाद, कुछ दिनों के बाद, महीनों से मास, वर्ष, इस तरह से कई दिन बीत जाएंगे उस छोटे से जीवन का उपेक्षित अंत बता पाने में उनके लिए। इसलिए अभी इतना ही पर्याप्त है। आगे मैं अपने मलिन मुखों से, मतलब अपने जो उनका जो मुख है वह अपने मुख को क्या बता रही है, मलिन का मतलब गंदा, गंदे मुखों से उसकी छाया ढूंढती रहूं, किसकी, घीसा की। क्लियर है ये चैप्टर? यस किसी मैम। को कोई डाउट है? नो मैम। कल मैं आप लोगों को इस चैप्टर का नोट सेंड करूंगी। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।